नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र के पहले चरण की। बजट सत्र के पहले चरण में सदन की केवल 10 बैठकें थीं और ये 3 संवैधानिक अनिवार्यता को पूरा करने में बीत गया। राष्ट्रपति का संयुक्त सत्र में अभिभाषण हुआ और फिर दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए गए। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया। करीब 3 दिन सदन में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में इसका जवाब दिया। आम बजट पर भी दोनों सदनों में लंबी चर्चा हुई, जिसका वित्त मंत्री ने गुरुवार को लोकसभा में तो शुक्रवार को राज्यसभा में उत्तर दिया। दोनों सदनों की कार्रवाई 14 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई और इस तरह बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया। कैसा रहा बजट सत्र? क्योंकि तमाम तरह के सवाल भी उठे, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठे, कोविड महामारी को लेकर सवाल उठे, कई और भी चर्चाएं हुई। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और कुछ हंसी के पल भी देखने को मिले। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। भाजपा सांसद मनोज कोटक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ राज्यसभा बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अमर पटनायक जी भी जुड़े हुए हैं। अमर जी, आपका भी स्वागत है। और लोकसभा सांसद हसनैन मसूदी साहब भी हमारे साथ हैं। मसूदी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत में आप ही से करता हूं। लंबे समय बाद एक ऐसा सत्र देखने को मिला जिसमें सिर्फ चर्चा हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ। इसे आप कैसे देखते हैं? बहुत एक अच्छी शुरुआत है इस साल। तो 100% जो हमारे पास जो वक्त था वो चर्चा में सर्फ हुआ और कोई भी, मुझे नहीं लगता एक आध बार के बगैर कोई भी हंगामा या कोई भी डिस्ट्रप्शन हुआ। हर पल हर मिनट का इस्तेमाल किया गया और सही इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों के मुद्दे लाए जाएं सामने और चर्चा हो और आपस में बहस तमीज़ हो। वही तो मकसद होता है ना एक जो हम चर्चा करते हैं या बहस करते हैं या अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। तो पूरी तरफ से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही लाभदायक रहा, उपलब्धि हुई और आउटपुट बड़ा अच्छा रहा। जी अमर जी, आप कैसे देखते हैं? बात चाहे राज्यसभा की हो, लोकसभा की हो, पिछले कुछ सत्र देखने को मिले जिसमें सिर्फ हंगामा देखने को मिलता था, लेकिन इस बजट सत्र में सिर्फ चर्चा हुई और मुद्दों पर बात हुई। आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है कि ये साल का शुरुआत, ये बजट सेशन का जो पहला चरण है, शुरुआत बहुत अच्छी तरह हुआ। और उसमें ये भी मैं कह देता हूँ, मेरे मित्र मनोज जी लोकसभा के बारे में बताएंगे, लेकिन राज्यसभा में जितना टाइम अलॉट हुआ था उससे भी ज्यादा आधा घंटा का डिस्कशन हुआ। आपको तो पता है इस क्षेत्र में हमने जो टाइम जो कम हो गया है सेशन का, जो हर दिन का जो टाइम होता है उसमें 1 घंटे का कम चल रहा था, फिर भी उसमें आधा घंटा ज्यादा डिस्कशन हुआ है। और सबसे अहम बात यह है जिसमें कोई भी चीज का कटौती नहीं हुआ। मतलब 0 आवर 377 लोकसभा में कहते हैं वो भी हुआ, स्पेशल मेंशन वो भी हुआ और क्वेश्चन आंसर वो भी हुआ। तो मेरे ख्याल में यही तो संसदीय परंपरा है। और जिस तरीके से डिबेट हुआ बजट के ऊपर हो या प्रेसिडेंट का स्पीच में हो, जिसमें जो हमारे जैसे रीजनल पार्टी है वो अपने स्टेट के जो मुद्दे हैं उसको रखे हैं वहां पे, तो मेरे ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए था। इससे हमको फायदा होता है, नागरिक को फायदा होता है, और जो इसको देखते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा को वॉच करते हैं, उनका बढ़ता है डेमोक्रेसी के ऊपर कॉन्फिडेंस। उनको लगता है कि उनका जो चुना हुए सांसद गए वहां पे वो ठीक तरह काम कर रहे हैं, देश ठीक तरह आगे जा रहा है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को आंसर दे रहा है। तो ये जो परंपरा है वो जो 2-3 सेशन 2 दिन क्षेत्र में कहूंगा कि उसमें तो कुछ काम तो हुआ, लेजिस्लेटिव काम तो हुआ, लेकिन जो चर्चा जो था, आप जो कहे अभी शुरुआत में कि चर्चा ही हो रहा था, इस सेशन में चर्चा ही हो रहा था। जी बिल्कुल। मनोज जी, लेकिन जब बजट सत्र की शुरुआत होने वाली थी तो उससे पहले ये लग रहा था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में विपक्ष मुद्दे उठाएगा, सरकार की तरफ से भी बात कही जाएगी और एक हंगामा शोरगुल देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार ये बजट सत्र 5 राज्यों की जो राजनीति है, विधानसभा चुनाव की जो राजनीति है,
उससे एक तरह से मैं कहूंगा परे रहा। आप कैसे देखते हैं? मुद्दे विपक्ष ने भी उठाए, सरकार ने भी अपनी बात कही, आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, अगर आप याद करेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन अपने वक्तव्य में कहा था जी कि 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन संसदीय सत्र को अपने ढंग से चलने का एक जो गौरव प्राप्त हुआ है, उसी गौरव को हम आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित विपक्ष के साथियों ने भी इस बात को समझा कि जी सदन ये बहस करने के लिए, सदन अपनी बात को रखने के लिए है। और जैसा अमर जी ने कहा कि न केवल प्रश्नकाल पर 0 ओवर, जो अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए एक सांसद का अधिकार होता है, जी पिछले कुछ सत्रों में इस अधिकार का भी हनन हुआ था विपक्ष के हंगामे को चलते, लेकिन इस बार दोनों तरफ से एक सकारात्मक पहल सरकार ने की और विपक्ष ने उसका सकारात्मक जवाब दिया। तो न केवल हेल्दी चर्चा हुई, न केवल हेल्दी डिबेट हुआ, जी लेकिन उसके साथ साथ अपनी बातें रखने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल से लगाकर 0 ओवर हो, प्रश्नकाल हो, ये भी बहुत अच्छे तरीके से चला। निश्चित संसद का ये बहुत ही प्रोडक्टिव सत्र था और इसमें अपनी बातों को रखने के लिए सांसदों को भी मौका मिला। जी मनोज जी, आपने प्रश्नकाल की बात कही, शून्यकाल की बात कही, तमाम सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने सवाल पूछे, मंत्रियों ने भी जवाब दिए। 10 फरवरी को प्रश्नकाल के दौरान सदन 20वें सवाल तक भी पहुंचा। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब सदन में 20वां सवाल भी लिया जाए या उस पर चर्चा हो या उस पर सवाल पूछा जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय अध्यक्ष जी की, लोकसभा अध्यक्ष जी की ये खूबी रही है कि वो जब प्रश्नकाल को सप्लीमेंट्री भी पूछने देते हैं और उसके साथ साथ 20 नंबर तक ये वहां उस दिन चलाया गया। निश्चित ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि सामान्य तौर पे सदस्य अपने सवाल लगाते हैं, वो लॉटरी में निकलता भी है, लेकिन 3 प्रश्न 4 प्रश्न पे जाके बात रुक जाती है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया, जी मैं इस लोकसभा में पहली बार चुन के आया, लेकिन काफी मौके ऐसे आए कि जब 20 सवाल के आसपास पूरे 20 सवाल भी किए गए। और ये माननीय अध्यक्ष जी की खूबी है कि उन्होंने बखूबी इस चीज को सप्लीमेंट्री भी पूछने दिया और 20 सवाल तक पहुंचाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी मसूदी साहब, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि जब जब भी हमने देखा कि जब चुनाव होते हैं राज्यों के, तो उसकी छाया कहीं ना कहीं सत्र पे दिखाई देती है, लेकिन इस सत्र में दिखाई नहीं दी। कैसे हुआ ये? और जब सत्र ऐसे चल सकता है तो क्यों नहीं चलता है सत्र ऐसे? ये सवाल आता है मन में। जी देखिए, पहले एक बड़ी बात ये हुई कि जी बड़ी अच्छी बात ये हुई कि जो ये बजट था ये मुतासिर नहीं रहा उन जो हमारे 5 राज्यों में इलेक्शन है। आप कहीं दिखा नहीं इसमें कि वो केंद्रित है या उस पर फोकस है जी, बल्कि लॉन्ग टर्म में जो मुल्क की जो तरक्की है उस पर फोकस रहा। और एक अच्छा संदेश गया कि नहीं, दरअसल बजट का मकसद ये है कि जो एस्पिरेशंस हैं, जो एक रोड मैप बनाया जाए, एक दूर जो है नज़र से कि कैसे देश तरक्की की राह पर चले। जी तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि पहले ही मुझे लगता है कि एक हैंगओवर था कि नहीं, पिछले साल जो हुआ, जो बहुत सारा वक्त ज़ाया हुआ, तो ये सब ने मन बनाया था कि ये हम इसको बड़ा प्रोडक्टिव बनाएंगे इस वाले सेशन को। तो हर एक ने यही शुरुआत की और हर एक पॉजिटिव तरीके से, एक मजबूत तरीके से हर एक ने शुरुआत की और ये हुआ कि हर चीज़ पर बहस हुई। जी देखिए, बजट में मुझे लगता है कि 25% ज़्यादा जो वक्त हमारा था, जब तवक्को हम करते थे इतना, इस पर वक्त जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बनाया था, लेकिन उससे भी 25% शायद ज़्यादा हुआ। जी और कभी कभी तो जो निर्धारित था, जो फिक्स्ड टाइम था, उससे बड़ा आगे चला। तो उससे क्या हुआ, हर एक को बात करने का मौका मिला, हर एक अपने अपना व्यू पॉइंट दिया। बजट तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आप जानते हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक रोड मैप देता है, मैप आउट करता है कि कैसे, किस दिशा में, किस सिमत में, किस डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है, तो ये उसका अहाता करता है। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट साल की शुरुआत में ये होता है, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में। तो उस पर हर एक को मौका मिला कि हर एक अपना व्यू पॉइंट किए। जैसे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मामला रहा, 34% की उसमें ज़्यादा हुई। अब कुछ लोगों की अपनी रिजर्वेशन है, अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन व्यू पॉइंट एकोमोडेट करना, डिसएग्रीमेंट्स एकोमोडेट करना ही एक जमहूरियत का तकाजा है। तो वो मौका मिला। या कहीं पर ये जाहिर किया गया ये खदशा कि शायद जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात है, शायद वो मुतासर हो, शायद नरेगा में कम पैसा होने की वजह से शायद वो मुतासर हो। लेकिन जो भी हो, वो भी हो, अपना अपना व्यू पॉइंट, लेकिन हर एक को अपनी बात रखने की पूरा मौका दिया गया।
पूरी इजाज़त दी गई। तो ये एक अच्छी बात रही। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि करीब 12 घंटे निर्धारित थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए, लेकिन चर्चा हुई 15 घंटे 13 मिनट, इसके आसपास चर्चा रही है। जी, जी। और एक लंबी चर्चा हमें देखने को मिली। अमर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जो चुनावी राजनीति होती है, मैं चुनावी राजनीति की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे थे, मैं समझना चाहता हूँ इसको। क्या इस बार विपक्ष की रणनीति ये थी कि इस बार सदन चले ताकि अपनी बात हम कह सकें? मेरे ख्याल में मैं तो ना सरकार के साथ हूँ, जी। हमारा पार्टी ना विपक्ष के साथ है। इसीलिए मैं आपसे हमारा समझना ये चाह रहा मुद्दा हूँ। रहता है कि हर क्षेत्र में राज्य का जो प्रश्न है, राज्य का जो मुद्दे हैं, राज्य का जो डिमांड है, राज्यवासी का जो डिमांड है, उसको रखने के लिए मौका मिले। अभी 2-3 क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये नहीं हो पा रहा था। पब्लिक को जो मैसेज जा रहा, वो मैसेज वही जा रहा था कि अभी जो एमपीज हैं, हमारे सांसद, चुने हुए सांसद हैं, वो जाके वहां पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। एक नेगेटिव फीलिंग आ रहा था पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ना मेरे ऊपर, ना मनोज जी के ऊपर, ना अमर मित्र के ऊपर, सब पार्टियों के ऊपर आ रहा था। तो मेरे ख्याल में ये जो अंडरस्टैंडिंग हुआ, वो फीलिंग हुआ कि शायद देशवासी चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो। आप देखेंगे इलेक्शन, आप इलेक्शन का बात कर रहे हैं, इलेक्शन में भी वही होता है कि दोनों पार्टियों ने, कि तीनों पार्टी, जो भी पार्टी इसमें हिस्सा लेते हैं, उसमें तो वही करते हैं, वही आप मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, फिर वोटर उसको फाइनली सिलेक्ट करता है। इसका एक मैग्निफाइड वर्जन पार्लियामेंट में है, लेकिन उसको क्यों नहीं कर रहे थे? तो ये प्रश्न जो आ रहा था, मुझे तो लगता है कि 100%, मुझे तो मेरे उड़ीसा में मेरे जो वोटर हैं, मेरे जो उड़ीसा के लोग हैं, वो पूछते हैं कि आप पार्लियामेंट में जाके करते क्या है? तो यही जो फीलिंग हमारे सब राजनीतिक दलों में आया, तो इसलिए मुझे लगता है कि कंसेंसस हुआ कि चलिए डिस्कशन करना, डिबेट करना, ना डिस्ट्रप्शन करना। ये तीनों में से वो डिबेट को सिलेक्शन किया, डिबेट को चूज किया, डिस्कशन को चूज किया। ये गणतंत्र के लिए बहुत बढ़िया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेसी हम फॉलो कर रहे हैं, लोगों का उसके ऊपर आस्था रहना चाहिए, ट्रस्ट रहना चाहिए, और इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर काम करना चाहिए। और जो इस वक्त हुआ है, और बहुत अच्छी तरह हुआ, तो इसको आगे भी ले जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू जी, उपसभापति हरिवंश जी ने भी सदस्यों को धन्यवाद दिया। सदन जिस तरह से चला, उम्मीद जताई कि आगे भी इसी तरह सदन चलेगा। मनोज जी, अगर बजट की मैं बात करूं तो विपक्ष की ओर से कई तरह के सवाल उठाए गए, हल्की सी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष का आरोप जो था वो ये था कि किसानों की बात नहीं की गई है और ये बजट एक तरह से गरीबों को नजरअंदाज करता है, इस तरह के आरोप भी लगाए गए। आपका क्या कहना है? बात को देखेंगे तो विपक्ष ने भी इस बात को माना कि इस बजट के ऊपर चुनाव की छाया नहीं पड़ी है। और जैसे कि मैंने कहा कि पहले ही दिन अपने वक्तव्य में जो मीडिया के समक्ष प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो उन्होंने ये बात को बहुत बखूबी से रखा था कि देश और चुनाव का संबंध एक अलग तरीके की व्यवस्था है। चुनाव तो इस देश में ग्राम पंचायत से लेके नगर पालिका से लेके महानगर पालिका से लेके संसद तक के सारे चुनाव अलग अलग राज्यों में कभी ना कभी चलते रहते हैं। बजट जो है, ये बजट देश की आर्थिक नीति को आईना और रास्ता दिखाने का काम करता है। हमने क्या पिछले सालों में स्पेंड किया और आने वाले सालों में हम खर्च क्या करने वाले हैं, हमारी आय कहां से रहेगी और इस आय का गरीबों के लिए उपयोग क्या होगा। और बहुत सालों के बाद ये 7 साल की अर्थव्यवस्था को चलाते चलाते मैं मानूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में सबसे अच्छा बजट ये था कि इसमें कोई जात का चुनावी वादा नहीं था, इसमें कोई पॉपुलिस्टिक बातें नहीं थी, केवल आर्थिक आधार पर और हमारी अर्थव्यवस्था किस मोड़ पे खड़ी है कि कोरोना के पैंडेमिक के अंदर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जब चरमरा गई है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं ने इन्फ्लेशन रेट को काबू में रखने के लिए किए हुए उपाय जब विफल रहे हैं, तब 130 करोड़ के देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना और निवेश ऐसे क्षेत्र में करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में करना, अलग अलग एमएसएमई को प्रोत्साहन देना, अलग अलग स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना, टैक्स रिजिम को सीधा रखना, टैक्स रिजिम को सरल करना, और सबसे बड़ा मुद्दा
सरलीकरण का मुद्दा जो प्रधानमंत्री जी ने रखा और वित्त मंत्री जी ने रखा कि वी हैड सिंप्लीफाइड, हमने सब चीजों को सरलीकरण के मार्ग से ले गए, टैक्स पेयर को भी परेशानी ना हो, जी जो अपनी आय कमाता है उसको भी टैक्स देने में हिचक ना हो, और इसका मार्ग काफी सरल हो, इसके ऊपर इस बजट में ध्यान दिया गया। गरीब हो, किसान हो, हर तबके के लिए ग्रामीण सड़क से लेके ग्रामीण शौचालय से लेके सारी योजनाओं को आप देखेंगे तो इन सारी योजनाओं का जो भी हेतु है वो इस देश के गरीब, पिछड़े, शोषित इन सभी वर्गों को सही मात्रा में न्याय देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया, और बहुत लंबे समय तक इसकी जी इम्पैक्ट बहुत दूरगामी रहेगी। जी प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि ये 25 साल अमृत काल, और भारत देश की प्लानिंग अब आने वाले 25 साल की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए ये लिया हुआ एक जायंट स्टेप है जो विश्व की सभी अर्थव्यवस्था में हमें एक अलग मकाम पे पहुंचाएगा, जी और बहुत मजबूती के साथ आत्मनिर्भर भारत, और इस शब्द के ऊपर सरकार ने अपनी नीतियों से और इस बजट में आत्मनिर्भरता की ओर हम कैसे चले, डिफेंस से लगाकर बाकी सारी चीजों में। जी एक समय था जब हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, आज हमारी स्थिति ऐसी आ रही है कि इस अमृत काल के अंदर वी जी विल बी मनोज द जी। बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह के मकाम पे जाने के लिए इस बजट को आप देखेंगे जी। तो आपके ध्यान में आएगा कि हसनैन- कितना दूरगामी और दूरदृष्टि वाला ये जी बजट है। हसनैन मसूदी साहब, ये बात तो सही है कि इस बजट को जिस तरह से समझा जा रहा था कि शायद चुनावी हाँ, बजट होगा, जी, जी। लोक लुभाव ने जैसे पहले हम देखते थे कि सरकार घोषणाएं करती थी, ऐसी उम्मीद की जा रही हो, क्योंकि इस देश की राजनीति एक समय ऐसी चली है। लेकिन इस बार का बजट देश का बुनियादी ढांचा कैसे ठीक हो, देश का विकास कैसे हो, जी, सही। कैसे उसे गति मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा जोर, इस तरह का बजट रहा जैसा सत्ता पक्ष का भी कहना था। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो कोई 35% के करीब जो उसमें इजाफा किया गया, वो तो लंबे अरसे के लिए, वो तो लॉन्ग टर्म में प्लानिंग में, लॉन्ग टर्म में वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। लेकिन इसमें खदशा ये रहता है कि जस्टेशन पीरियड बड़ा ज़्यादा रहता है, कि उसकी जो फ़ायदे हैं वो बहुत नज़दीक में, मुस्तक़बिल करीब में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस वजह से जो सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की शायद उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, हेल्थ केयर में है, चाइल्ड वुमेन डेवलपमेंट में है, और बाकी जैसे एग्रीकल्चर में है, शायद ज़्यादा ज़रूरत थी, एक संतुलन की बात थी। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी जगह पर है जी, उसकी अपनी अहमियत है। उससे भी जो जैसे 25,000 किलोमीटर के करीब जो एक मनसूबा है हाईवेज़ में, सड़कों में, उसमें इजाफे का, लेकिन उसका तो असर आएगा। लेकिन अभी जो कोविड की वजह से जो हमारे अभी के चैलेंजेस हैं, शायद उन चैलेंजेस वो ये तकाजा करते थे, वो चैलेंजेस की सोशल सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, जैसे नरेगा में कोई 25,000 करोड़ के कम, 25 लाख करोड़ के से कम कमी हुई, कोई आ गया कोई 78,000 करोड़ पर, तो उसमें शायद ज़्यादा तकाजा वो चैलेंजेस करते थे कि उसमें थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी जाए। लेकिन मिल मिला के ये एक लॉन्ग टर्म बजट है। लॉन्ग टर्म इसकी जो इसके लक्ष्य हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके टारगेट्स हैं, वो लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन जो जस्टेशन पीरियड में जो ये फ़ायदा नहीं पहुंच पाएगा, तो वो तकाजा करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सेक्टर में भी करें। और एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी बात है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट अभी आपने देखा होगा, रेलवे में 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 25 लाख के करीब लोगों ने अर्जियाँ दी 32,000 जॉब्स के लिए। तो ये इंडिकेट करता है कि हमें इस तरफ तवज्जो, क्योंकि देश तो सबका है ना, मुल्क तो सबका है, इसमें इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी तरह एग्रीकल्चर में। और दूसरी बात ये है, अभी जो हम गए थे ग्लासगो, जो हमने कहा क्लाइमेट चेंज की बात की, हमने कहा ये कार्बन एमिशंस हम नीचे लाएंगे, तो उसमें लॉन्ग टर्म में हमें आज से ही प्रयास करने होंगे। जैसे जो एग्रीकल्चर में हमें शिफ्ट करना होगा, ताकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा, इसी तरह हमें जैसे हम लोकोमोटिव्स में कर रहे हैं शिफ्ट ऑफ डीजल और पेट्रोल की बजाय हम बैटरी कार और बाकी ई ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो उस वो भी तकाजा करता है कि उस तरफ तवज्जो हो, ताकि हम ये जो लंबे वाले लक्ष्य हैं, जो विश्व के लक्ष्य हैं और जो मुल्क के लक्ष्य हैं, ताकि हम ये प्राप्त करें, हम ये अचीव करें। जी अमर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो तमाम सवाल उठाए और भाजपा ने भी उसका जवाब दिया, लेकिन आप कैसे देखते हैं ओवरऑल बजट को? हालांकि बजट हो चुका है, इस पर चर्चा भी खूब हो चुकी है, लेकिन हम बजट सत्र पे बात कर रहे हैं, पहले चरण पे बात कर रहे हैं। इसको लेके आगे भी चर्चा कुछ देखने को मिलेगी जब अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। आप कैसे देखते हैं राज्यों के लिहाज से
आप उड़ीसा से आते हैं, आपकी नजर में यह बजट कैसा रहा सत्र पूरा? देखिए, अभी मनोज जी भी बोल चुके हैं और माननीय सांसद जी भी बोल चुके हैं। ये जो है तीन ब्रॉड अहम चीज ये बजट के बारे में, एक चीज ये है कि पहली बार 3 साल कंटिन्यूअसली जो है एक फिक्स्ड डायरेक्शन इकोनॉमी को देना, पब्लिक एक्सपेंडिचर किस रोड में, किस पाथवे में जा रहा है, स्टेबिलिटी इकोनॉमी में कैसे आएगा, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सर्टेनिटी। ये बजट जो 3 सालों में ये कंटिन्यूटी को जो एस्टैब्लिश करने के लिए सरकार का प्रयास था, फाइनेंस मिनिस्टर का प्रयास था, वो अच्छी तरह हुआ है। और मुझे लगता है कि ये पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा हुआ है और अच्छा। मैं ये भी बोला हूं पार्लियामेंट में मेरे बजट स्पीच में कि 3 चीज इस बजट में अच्छा, जो कि है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तीसरा चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट चेंज। अभी माना जाता है कि सारा विश्व में किसी भी देश का ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। क्लाइमेट का चेंज के जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट को सपोज आप फैक्टर इन नहीं करके कुछ करते हैं तो अल्टीमेटली इसका जो फायदा है वो फायदा नहीं आएगा। फायदा क्यों? ये कि क्लाइमेट चेंज में जनरली जो गरीब है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली इफेक्ट है, उनको ज्यादा हानि होता है, ज्यादा खेती होगा। इसलिए क्लाइमेट को जो डायरेक्शन माननीय प्रधानमंत्री ने दिए थे और फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको बढ़ाया, मैंने बोला स्पीच में 8 या 9 पैराग्राफ, ट्रांजिशन स्ट्रेटेजीज, क्लाइमेट, एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजीज, इसके ऊपर ग्रीन एनर्जी को ग्रीन बॉन्ड्स, ये सब बातें कहे गए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है, मैंने इसके बारे में बोला। लेकिन ये भी है, इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का लैग इफेक्ट रहता है, और जो क्रिएशन होगा वेल्थ या वेजेस के माध्यम में बॉटम ऑफ द पिरामिड में, उसमें कई टाइम लगते हैं। और मैंने एक स्टैटिस्टिक्स दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि करीबन 25% हमारे प्रोजेक्ट्स डिलेड रहते हैं और कॉस्ट ओवर रहते हैं। तब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो पाता है और इसके वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाता। दूसरा चीज ये है, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में अभी जो बजट का मॉडल है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल दिए हैं, उसमें ये रखा हुआ है कि सब चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर डाल दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अहम भूमिका है ग्रोथ में, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन सोशल सेक्टर को नेग्लेक्ट करने से प्रॉब्लम यह होता है कि लोगों का कैपेबिलिटीज, जो अमर्त्य सेन कहते हैं, कैपेबिलिटीज बढ़ना चाहिए। कैपेबिलिटीज किसमें बढ़ता है? हेल्थ में स्पेंडिंग में, एजुकेशन का स्पेंडिंग में, स्किल्स का स्पेंडिंग में, हर चीजों में। तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रॉस आउटले थोड़ा तो बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ जीडीपी जब देखेंगे तो मैंने तथ्य रखा है में कि 21 सेक्टर में, 8 सेक्टर में जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी का देखा जाए तो पिछले साल का बजट के हिसाब से इंक्रीज परसेंटेज ऑफ जीडीपी में 8 सेक्टर में कुछ नहीं हुआ है, सेम लेवल पे रहा है। 8 सेक्टर में कम हुआ है और 5 सेक्टर में 1% से भी कम बढ़ा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो लोगों के कैपेबिलिटीज नहीं बढ़ेगा, लोगों का लेट अस से हेल्थ में, हमारा भारतवर्ष में आम नागरिक, उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करीबन 54%। लेकिन उसको अनलेस हम उसको कम कराएंगे, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इम्प्रूवाइजेशन नहीं करेंगे, सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इम्प्रूवाइजेशन नहीं करेंगे, तो उसका कम नहीं होगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, तो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं आएगा, उसका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा लॉपसाइडेड हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर को, उसको ज्यादा आना चाहिए था सोशल सेक्टर में। और दूसरा चीज, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि भारतवर्ष का, देश का उन्नति होगा राज्यों का उन्नति होने से। तो राज्यों का डिवोल्यूशन जो आना चाहिए, वो डिवोल्यूशन ग्रॉस टर्म्स में बढ़ा है, लेकिन आप देखेंगे टोटल कलेक्शन जो प्रोजेक्ट किया गया अमर जी, मुझे 30% लास्ट ईयर था, इस बार 29% को घट। अमर जी, चूंकि यह बजट का मुद्दा है और उस पर जितनी चर्चा की जाए
उतनी कम है और अभी बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। मंत्रालयवार अनुदान मांगों पर चर्चा भी होगी। जाहिर तौर पे बजट से जुड़े तमाम और भी पहलू सामने आएंगे। सरकार भी अपनी बात संसद में रखेगी और इस पे एक अच्छी चर्चा हमें उसी तरह देखने को मिलेगी जैसी हमें बजट सत्र के पहले चरण में देखने को मिली। अमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हसनैन मसूदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।